हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। हम बात कर रहे थे बुद्धि के सिद्धांतों की और 4 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। बुद्धि का जो 5वां सिद्धांत है वो आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुद्धि का त्रितंत्रीय, बुद्धि का विमीय सिद्धांत, या इसको कहते हैं बुद्धि आयामी सिद्धांत या बुद्धि का मॉडल सिद्धांत। बहुत सारे नाम है इसे। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत कहते हैं, बुद्धि का विमीय सिद्धांत कहते हैं, बुद्धि का आयामी सिद्धांत कहते हैं, बुद्धि का मॉडल सिद्धांत कहते हैं, और एक और नाम इसका जो बहुत ही बार पूछा जाता है, जिसका नाम है बुद्धि संरचना सिद्धांत। और ये जो बुद्धि संरचना सिद्धांत है ये दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड जो थे अमेरिका के थे और उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया ये 1967 में दिया। सन पूछा जाता है इनका, 1967 में ये सिद्धांत दिया। और देखो, गिलफोर्ड जी ने बताया कि बुद्धि में कारक नहीं पाए जाते, बुद्धि में आयाम पाए जाते हैं। और बुद्धि में 3 आयाम उन्होंने बताए। उन्होंने बताया कि बुद्धि को हम तत्वों में डिवाइड नहीं कर सकते, इसे आयाम में बांटा जा सकता है। और बुद्धि में उन्होंने 3 आयाम बताए। और पहले आयाम को नाम दिया उन्होंने विषय वस्तु, दूसरा आयाम उन्होंने बताया संक्रिया या प्रक्रिया, तीसरा आयाम उन्होंने बताया उत्पाद, जिसे परिणाम भी हम कह सकते हैं। विषय वस्तु, संक्रिया या प्रक्रिया, उत्पाद या परिणाम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में जो हम कार्य करते हैं, जो अधिकतर कार्य करते हैं, वो किसके सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो बिल्कुल ये जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांतों पर आधारित है। कैसे कि जैसे अभी हम 3rd ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी हमारी जो विषय वस्तु है वो क्या है? 3rd ग्रेड का सिलेबस। ठीक है, विषय वस्तु क्या हो जाएगी? 3rd ग्रेड। अब उससे संबंधित हम तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो क्या हो जाएगी? प्रक्रिया। विषय वस्तु क्या है? 3rd ग्रेड। प्रक्रिया क्या हो जाएगी? हमारा प्रिपरेशन करना, पढ़ाई करना। और अंत में जो हमें फल प्राप्त होगा, जो पद हमें प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? परिणाम, उत्पाद। यानी वर्तमान में जो अधिकतर व्यवहार होते हैं वो सारे जेपी गिलफोर्ड के मॉडल पर आधारित है। इसलिए इसे बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। सभी सिद्धांतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत इसे माना जाता है, जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत को, क्योंकि ये वर्तमान में होने वाले व्यवहारों पर आधारित है। अब देखो, इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए और उन आयाम में अलग अलग प्रकारों में उसे बांटा और टोटल प्रकारों में 120 कोश बताए। तो वो 120 कोश कैसे बनते हैं वो हम समझेंगे। इन्होंने बुद्धि का एक मॉडल प्रस्तुत किया, मधुमक्खी की छत्ते की तरह एक मॉडल बनाया, और ये मॉडल आपके सामने है। इस मॉडल में इन्होंने मुख्य रूप से 3 आयाम बताए। ये आयाम है, इन्हें विमाएं भी हम कह सकते हैं। पहली विमा को उन्होंने नाम दिया विषय वस्तु, विषय वस्तु। दूसरी विमा को नाम दिया संक्रिया या प्रक्रिया, संक्रिया या प्रक्रिया, जो हम कार्य करते हैं। और तीसरी विमा को नाम दिया कि प्रक्रिया करने के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, जो फल हमें प्राप्त होता है, उसका नाम है उत्पाद। अब इन तीनों ही विमाओं के उन्होंने अलग अलग प्रकार बताए। विषय वस्तु के लिए उन्होंने 4 प्रकार बताए। और पहला प्रकार है इनमें से आकृतिक, दूसरा आता है शाब्दिक, तीसरा आता है सांकेतिक, और चौथा आता है व्यावहारिक। ये सारे किसमें बताए? विषय वस्तु आयाम में। विषय वस्तु आयाम के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार, आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यावहारिक। यानी जब विषय वस्तु आती है हमारे सामने तो आकृति के माध्यम से आती है, शब्द उसमें होते हैं, संकेत उसमें होते हैं, व्यवहार हमें करना पड़ता है। ये विषय वस्तु के 4 प्रकार है। दूसरे नंबर पे जो आयाम उन्होंने बताया संक्रिया या प्रक्रिया, उसमें पहला उन्होंने बताया संज्ञान। ये विषय वस्तु आयाम है, इसमें पहला बताया संज्ञान, दूसरा बताया स्मरण,
तीसरा बताया संबंध, संज्ञान, स्मरण, संबंध इसमें नहीं बताया, इसमें बताया अभिसारी चिंतन, संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन। इस अभिसारी चिंतन को हम कहते हैं परंपरागत चिंतन, यानी ऐसा चिंतन जो परंपरा से चला आ रहा है, जो नॉर्मल है, सब कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो चिंतन है ये प्रतिभाशाली बच्चों में पाया जाता है। जबकि नेक्स्ट जो प्रकार उन्होंने बताया वो बताया अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, और इसको नाम दिया अपरंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन। और उन्होंने बताया कि ये जो चिंतन है ये सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रतिभाशाली बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो वो है अभिसारी चिंतन। जबकि जो सृजनात्मक, जो क्रिएटिविटी चाइल्ड है, उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। दोनों में अंतर ये है कि अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि आपके सामने बहुत सारी समस्या आई हुई है, बहुत सारे समस्या आई है, और उन समस्याओं को केवल आप एक ही विधि से हल कर रहे हो जो परंपरा से चली आ रही हैं। यानी बहुत सारी समस्याओं को एक ही विधि से हल करना क्या कहलाएगा, अभिसारी चिंतन। जबकि अपसारी चिंतन में क्या होता है कि आपके सामने समस्या एक है और आप उसे कई सारी विधियों से हल करना जानते हो, ये कहलाएगा अपसारी चिंतन। ये होता है सृजनात्मक बालकों में, जबकि ये होता है प्रतिभाशाली बालकों में। ठीक है, दोनों में से जो अच्छा है वो है अपसारी चिंतन, यानी एक समस्या को कई सारी विधियों से हल करना सृजनात्मक बालकों की विशेषता है। लास्ट प्रकार इन्होंने बताया मूल्यांकन, यानी जो संक्रिया उत्पाद है हमारा, ये संक्रिया उत्पाद के उदाहरण है सारे। इसमें उन्होंने बताया पहला संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। ये सब किसके उदाहरण हैं, संक्रिया के। और तीसरे नंबर पे उन्होंने बताया उत्पाद या परिणाम, और इसमें पहला प्रकार बताया इकाई, दूसरा बताया वर्ग, संबंध, प्रत्यावर्तन, चौथे नंबर पे आएगा प्रणाली, प्रत्यावर्तन, इसी को रूपांतरण भी कहते हैं, रूपांतरण, और लास्ट में आता है निहितार्थ, निहितार्थ। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि अभिसारी चिंतन, जेपी गिलफोर्ड का जो मॉडल है बुद्धि संरचना मॉडल, वो किस आयाम का हिस्सा है, तो अभिसारी चिंतन किस आयाम का हिस्सा है, संक्रिया आयाम का, या कहें प्रक्रिया आयाम का। यह क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जेपी गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना मॉडल है उसमें जो उत्पाद आयाम है उसके कितने प्रकार हैं, तो उसके 6 प्रकार हैं, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। जबकि विषय वस्तु आयाम के कितने प्रकार हैं, 4 हैं, आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यावहारिक। और संक्रिय आयाम के कितने हैं, 5 आयाम है, संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। अब यहाँ से क्या होता है कि हमें दिखाई दे रहा है ये एक बुद्धि संरचना मॉडल है, मधुमक्खी की छत्ते की तरह एक मॉडल हमें दिखाई दे रहा है जिसमें 3 विमाएं हैं, 3 विमाएं। पहली विमा के जो प्रकार है वो है 4, विषय वस्तु विमा के प्रकार है 4। फिर यहाँ से संक्रिय विमा के 5 प्रकार निकल के आते हैं, जबकि उत्पाद विमा में कितने प्रकार हैं, 6। सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 120 कोश। यानी इन डिब्बों को जेपी गिलफोर्ड ने कोश नाम दिया, 120 कोश है इस बुद्धि संरचना मॉडल में। और उन्होंने कहा कि इस 120 कोशों में से केवल 80 ही कोश भरे हुए हैं, 40 तो अभी भी खाली है। क्या कहा जेपी गिलफोर्ड ने कि इस बुद्धि संरचना मॉडल में 120 कोश हैं जिसमें से केवल 80 ही भरे हुए हैं, 40 अभी भी खाली है। बाद में क्या हुआ कि जेपी गिलफोर्ड ने ये जो विषय वस्तु आयाम है इसका जो पहला मॉडल प्रकार है ये आकृतिक, इसमें संशोधन करके ये जो आकृतिक प्रकार है इसको हटा के इसकी जगह पे दृश्य
और श्रव्य, ये 2 नए प्रकार जोड़ दिए। देखो इसको हटाया और 2 जोड़े, यानी 1 गया 2 आए, तो कितना यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। 1 को हटा दिया, 2 नए जोड़े, यानी पहले 4 थे, अब कितने हो गए 5। और अब प्रक्रिया में कितने हैं 5, जबकि उत्पाद में कितने 6, टोटल कितने हो गए 150। यानी दूसरा संशोधन जो किया जेपी गिलफोर्ड ने, उसमें बुद्धि संरचना मॉडल के 150 कोष थे। ठीक है, फिर बाद में जेपी गिलफोर्ड ने क्या किया कि ये जो आकृतिक मॉडल हटाया था इसको वापस जोड़ दिया। यानी अब विषय वस्तु आयाम के कितने प्रकार हो गए 6, यहाँ 6, 5 और 6, टोटल हो जाएंगे 180 कोष। ठीक है, पहली बार में कितने कोष थे 120, दूसरी बार में 150, तीसरी बार में 180। और हमने देखा कि जेपी गिलफोर्ड ने अपने कौन से आयाम में संशोधन किया, तो जेपी गिलफोर्ड ने अपने केवल विषय वस्तु आयाम में ही संशोधन किया, बाकी किसी भी आयाम में उन्होंने संशोधन नहीं किया। और उन्होंने कहा कि ये 120 कोष है, इनमें से केवल 80 कोष भरे हुए हैं, 40 तो अभी भी खाली। फिर पहली बार में जो संशोधन किया उसमें आकृतिक प्रकार को हटा के इसकी जगह पे श्रव्य और दृश्य 2 प्रकार जोड़े। फिर तीसरे संशोधन में जो आकृतिक हटाया था इसको वापस जोड़ दिया, यानी वापस 6 हो गए, तो ये टोटल हो गए 180। फिर लेकिन ये जो 150 और 180 है ये अंत में मान्य नहीं हुए। यानी जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में जो मान्य कोष हैं वो केवल 120 है ना। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है कि जेपी गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना मॉडल है उसमें कितने कोष हैं, तो टोटल 120 कोष हैं। 150 भी बताए गए, 180 भी, लेकिन ये मान्य नहीं हुए। वर्तमान में 120 ही कोष है उसमें। और ये बुद्धि का सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 1967 में दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, और 3 आयाम बताए थे, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। हर आयाम का प्रकार हमें याद रखना है कि कौन सा प्रकार किस आयाम में आता है। नेक्स्ट सिद्धांत की हम बात करते हैं। समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक या समूह खंड सिद्धांत। समूह कारक, समूह खंड, या इसी को कहते हैं समूह तत्व, समूह तत्व या बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। और ये दिया है केली एवं थर्स्टन ने। जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे थर्स्टन, और इनका एक सहयोगी था केली एवं थर्स्टन। इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया और बुद्धि को 7 प्राथमिक योग्यताओं का योग बताया। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई और एक पुस्तक लिखी इस सिद्धांत पर आधारित, जिसका नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राथमिक मानसिक योग्यता। ये पुस्तक है और ये केली ने नहीं लिखी, ये थर्स्टन की पुस्तक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। अपने सिद्धांत में थर्स्टन ने 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई, 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई। क्रम पूछा जाता है, संख्या पूछी जाती है कि कितनी बताई, 7 बताई। थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई, जो चलती है NVSW, इस फॉर्म में चलती है NVSW RPM, NESW यहाँ लिखते हैं NVSW RPM। ये 7 प्राथमिक योग्यताएं हैं। N से हो जाएगा नंबर एबिलिटी,
नंबर, एबिलिटी, हिंदी में कहेंगे आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता। वी से हो जाएगा वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, इसका मतलब है शब्द प्रवाह योग्यता, शब्द या कह सकते हैं हम शाब्दिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता। एस से हो जाएगा स्पेस एबिलिटी, स्पेस एबिलिटी यानी स्थानिक योग्यता, स्थानिक योग्यता। W से हो जाएगा वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी यानी इसका मतलब है वाक्पटुता या शब्द प्रवाह योग्यता। दूसरे नंबर पर था शाब्दिक योग्यता यानी शब्दों की अच्छे से पहचान, लेकिन यहाँ पर है शब्द प्रवाह योग्यता यानी शब्दों को अच्छे से बोलना, धारा प्रवाह बोलना, या कह सकते हैं वाक्पटुता, बोलने की चतुरता जिसमें होती है, वाक्पटुता। 5वें नंबर पे आता है रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता, तर्क करने की क्षमता को तार्किक योग्यता। छठे नंबर पे आता है परसेप्चुअल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी। और 7वें नंबर पे आता है मेमोरी एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी यानी ये हो जाएगा स्मरण योग्यता और ये हो जाएगा प्रत्यक्ष योग्यता। परसेप्चुअल एबिलिटी यानी प्रत्यक्ष योग्यता और मेमोरी एबिलिटी यानी स्मरण योग्यता, स्मरण योग्यता। ये थर्स्टन का सिद्धांत है। अपने सिद्धांत में उन्होंने 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई कि व्यक्ति में ये 7 प्राथमिक योग्यताएं पाई जाती हैं और ये योग्यताएं एक साथ सक्रिय होती हैं। क्या कहना है थर्स्टन जी का कि ये जो 7 प्राथमिक योग्यताएं एक साथ व्यक्ति में सक्रिय होती हैं, जब भी कोई समस्या आती है ये सारी ही एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, शब्द प्रवाह यानी वाक्पटुता, तार्किक योग्यता, प्रत्यक्ष योग्यता और स्मरण योग्यता एक साथ सक्रिय होती हैं। अपने कौन से सिद्धांत में बताया? समूह कारक, समूह खंड या समूह तत्व सिद्धांत में। ठीक है। बुद्धि का लास्ट सिद्धांत बचा है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।